दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई सूरज वंजार मूडू स्टारर कॉमेडी वेब सीरीज नागेंद्रंस हनीमून की। दोस्तों, निकम्मे और आलसी मिजाज के व्यक्तियों के सपने तो बड़े होते हैं, पर उन्हें पाने के लिए वो रत्ती भर भी मेहनत नहीं करना चाहते। वे हमेशा उन्हें पूरा करने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। कुछ ऐसा ही कहानी हमारे आज के किरदार नागेंद्र की है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि उसे अपने विदेश जाने की चाहत को पूरा करने के लिए किन किन मोड़ से होकर गुजरना पड़ता है और कहानी के क्लाइमैक्स में उसके शॉर्टकट तरीकों का क्या अंजाम होता है, ये तो बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। तो चलिए नागेंद्र भाई के इस रोमांचक जर्नी में हम भी शामिल हो जाते हैं। शुरू करते हैं नागेंद्रंस हनीमून। नागेंद्र जो एक आलसी, निकम्मा और लापरवाह व्यक्ति है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, वह अपनी वृद्ध माँ की दया पर पल रहा है। इसके बावजूद उनके लिए उनके पास कोई सम्मान नहीं है। नागेंद्र का दोस्त सोमन, जो दूध बेचने का काम करता है और शौकिया तौर पर एक नाटक कंपनी से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ लोगों की शादियां भी करवाता है। एक दिन दोनों साथ में गांव के किसी दावत में जा रहे होते हैं। रास्ते में जाते वक्त उन्हें नागेंद्र की प्रेमिका जानकी मिल जाती है। वह नागेंद्र से कहती है कि उनके पिता नागेंद्र की माँ से उसकी और नागेंद्र की शादी की बात करने वाले हैं। निकम्मा नागेंद्र जिम्मेदारियों के डर से शादी करने से इनकार कर देता है। इस बात से जानकी दुखी हो जाती है। रात को दावत से लौटते वक्त गांव के ही एक रईस की बीवी, जो कि दूसरे मिजाज की है, नागेंद्र का दोस्त सोमन उसके पति के अनुपस्थिति में उसके साथ मजे करने जाता है और नागेंद्र बाहर रखवाली करता है। नागेंद्र भले ही निकम्मा है, पर शराब और लड़कियों जैसी बुरी आदतों से दूर रहता है। उनके बचपन का एक और दोस्त वारिकी, जो कि सालों पहले विदेश गया था, वह वापस लौट आता है और उन दोनों को अपने यहाँ दावत पे बुलाता है, जहाँ तीनों दोस्त मिलते हैं और दोस्तों के कहने पर नागेंद्र पहली बार शराब का स्वाद चखता है। विदेश में कमाई से वारिकी अब बहुत अमीर हो गया है और अपनी बहनों की धूमधाम से शादी करवाना चाहता है और वह खुद गांव की एक खूबसूरत लड़की रोजी से शादी करना चाहता है, जिसकी जिम्मेदारी वह सोमन को देता है। एक रात वारिकी भी उस महिला के यहाँ मजे करने गया होता है और नागेंद्र हर बार की तरह इस बार भी बाहर खड़ा रहता है कि तभी उस महिला का पति आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी बीवी के साथ अंदर कोई मर्द मौजूद है। वह दरवाजे को बजाते हुए दोनों को मारने की धमकी देता है। वारिकी और महिला दोनों घबरा जाते हैं। तभी नागेंद्र अपने दोस्त को बचाने के लिए उस आदमी के कार का शीशा तोड़कर उसका ध्यान भटकाता है और दोस्त वारिकी को वहां से भगाने में कामयाब हो जाता है। नागेंद्र से वारिकी बहुत खुश हो जाता है और उसे खुशी से कुछ देने की इच्छा करता है। नागेंद्र कहता है कि वह कुवैत जाकर उसके जैसा बहुत पैसा कमाना चाहता है। वारिकी उसे कुवैत ले जाने का वादा करता है। इसके बाद सोमन अपने दोस्त वारिकी के कहे अनुसार उसकी शादी रोजी से करा देता है। इसके बाद वारिकी फैसला करता है कि वह अब वापस विदेश नहीं जाना चाहता, बल्कि यहीं गांव में रहकर एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है और नागेंद्र की कुवैत जाने की टिकट भी करने की बात कहता है, पर वीजा, जिसके लिए 17,000 रुपए लगेंगे, इसका इंतजाम नागेंद्र को खुद करना होता है। नागेंद्र अपनी माँ से और दोस्त सोमन से वीजा के लिए मदद मांगता है, पर दोनों ही अपनी मजबूरी के कारण पैसों से नागेंद्र की मदद नहीं कर पाते। सोमन नागेंद्र को एक रास्ता बताता है। वह उसे उसकी प्रेमिका जानकी से शादी करने को कहता है और दहेज के पैसों से ही कुवैत जाने की व्यवस्था करने को कहता है। दहेज के नाम से ही नागेंद्र जानकी से शादी कर लेता है, पर नागेंद्र गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि शादी में उसे कोई दहेज नहीं मिला है और वो अपनी माँ से जानकी को उसके घर वापस भेजने को कहता है। इस बात से उसकी माँ उसे बहुत सुनाती है और जानकी को भी नागेंद्र की ऐसी सोच से ठेस पहुंचती है। नागेंद्र की माँ को दहेज नहीं बल्कि एक बहू चाहिए था। वह जानकी को समझाती है कि नागेंद्र को अब तू ही सुधार सकती है। प्यार से समझ जाए तो ठीक, नहीं तो चाबुक से मार मार के उसे ठीक करना। उनकी ये बातें नागेंद्र चुपके से सुन रहा होता है। वह सीधा दोस्त सोमन के पास जाता है और उस पर गुस्सा करने के साथ साथ अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाता है। सोमन कहता है, तुम्हारी माँ ने ही तो मुझे कहा था कि दहेज की बात हो गई है। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुवैत जरूर भेजूंगा। अगली रात सोमन के कहने पर नागेंद्र अपनी पेटी लेकर चुपचाप घर से निकलता है
और सोमन के साथ चला जाता है और यहाँ से शुरू होती है नागेंद्र की दिलचस्प और मजेदार जर्नी। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो बनाने की प्रेरणा आपसे हमें मिलती रहे। सोमन नागेंद्र को एक धन संपत्ति से संपन्न क्रिश्चियन परिवार में लेकर जाता है, जहां एक बीमार बूढ़ा अपने बेटे, बहू और दिमागी रूप से बीमार बेटी लिली के साथ रहता है, जिसका पहला पति उसे छोड़ देता है और शादी के लिए आए दूसरे लड़के उसकी दिमागी हालत के चलते उसके साथ शादी करने से इनकार कर देते थे। बूढ़ा बाप अपने बेटे से कहता है कि अगर मेरी बेटी की शादी नहीं हुई तो मैं सारी संपत्ति चर्च में दान कर दूंगा। इस कारण उनका बेटा अपनी बहन के लिए एक क्रिश्चियन लड़की की तलाश में रहता है, जिसकी खबर मिलने पर सोमन नागेंद्र को जोसेफ बनाकर शादी के लिए उन तक पहुंच जाता है। जोसेफ यानी नागेंद्र उस पागल लड़की लिली से मिलकर घबरा जाता है, पर दहेज, संपत्ति और सोमन के कहने पर वह लिली से शादी कर लेता है। लिली का भाई कहता है कि पूरे गांव में हमारी बहुत इज्जत है और जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है। मैं फिलहाल पुलिस की नौकरी करता हूं, पर बंटवारे के बाद अपने हिस्से की जमीन बेचकर बीवी बच्चों के साथ विदेश में शिफ्ट होना चाहता हूं। तुम यहाँ पिताजी और लिली का ख्याल रखना। लिली के नाम से कुछ 3,000 रुपए हमने बैंक में रखे हैं, वह निकालकर मैं तुम्हें दे दूंगा। चूंकि नागेंद्र को अपने वीजा के लिए सिर्फ 17,000 रुपए से मतलब था, इसलिए लिली के नाम पर जमा 3,000 रुपए मिलते ही नागेंद्र अपने दूर के चाचा के मरने का बहाना कर सोमन के साथ वहां से भाग निकलते हैं। वहां से वो पहुंचते हैं दूसरे गांव बेकल कसरागोड़, जहां सोमन का दोस्त बशीर उनके रहने के लिए लॉज की व्यवस्था करता है। बशीर एक सामूहिक विवाह कराने वाले मुस्लिम संस्था का सदस्य होता है। इस बार फिर सोमन नागेंद्र के वीजा के लिए बशीर की मदद से उसकी शादी एक मुस्लिम लड़की से कराने की व्यवस्था करता है। बस और लॉज का किराया और खाने पीने में खर्च हो जाने के कारण नागेंद्र के 3,000 में से अब कुछ ही रुपए बचे होते हैं। इस कारण बशीर को उसके कमीशन का केवल 500 रुपए देकर बाकी का दहेज मिलने के बाद देने का वो वादा करते हैं। सामूहिक निकाह का दिन आता है। सभी दूल्हा दुल्हन को एक के बाद एक बुलाकर उनका निकाह किया जाता है। नागेंद्र का नंबर आने पर उसे उसके बदले हुए नाम अली हुसैन से पुकारा जाता है। वह स्टेज पर जाता है। इसके बाद उसकी दुल्हन लैला सुल्तान को बुलाया जाता है। अपनी इस दुल्हन को देखकर नागेंद्र और उसके दोस्त सोमन के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि गांव में पहुंचते ही वो लैला को पहले ही देख लिए होते हैं। वो देखते हैं कि लैला को कुछ गुंडे उसे मारने के लिए घेर लेते हैं। वह बदमाश लैला से कहता है कि तूने मेरे भाई का कत्ल किया है, आज मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। पर लैला उन सभी गुंडों पर भारी पड़ती है और उन्हें मार पीट कर वापस भेज देती है। लैला की ऐसी मिजाज के कारण वो दोनों घबराए हुए होते हैं। लैला स्टेज में आती है और फिर दोनों रजिस्टर में दस्तखत कर निकाह कर लेते हैं। इसके बाद सभी के जैसे लैला को भी संस्था द्वारा उन दोनों के लिए पैसों का लिफाफा और कुछ सोने के सिक्के दिए जाते हैं। रात नागेंद्र लैला के पास जाने से पहले सोमन से मिलता है और डरते हुए कहता है कि वह लैला के पास नहीं जाएगा, जो अकेले ही 3 बदमाशों को ठीक कर सकती है। मेरी असलियत जानने के बाद पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेगी। सोमन उसे कहता है, देख, अगर तुझे कुवैत का वीजा चाहिए तो उसके पास जाना ही पड़ेगा। जैसे तैसे उसके पास के पैसे और सोने के सिक्के चुरा ले, फिर हम यहाँ से भी निकल जाएंगे। नागेंद्र हिम्मत करके लैला के पास जाता है। नागेंद्र घबराते हुए लैला से कहता है कि मैंने आपको पहले 3 बदमाशों से लड़ते हुए देखा था। इसके बाद लैला अपनी कहानी बताती है कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और वो गुंडा मेरे शौहर का भाई था। शादी के बाद हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी, पर वह धोखेबाज निकला। एक दिन मैंने अपने शौहर को एक दूसरे औरत के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। मैंने जब इसका विरोध किया तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने पास रखे कैंची से उसकी हत्या कर दी। मैं अपने घर अब्बू के पास वापस गई तो वो भी मुझे अपनाने से मना कर दिए। मुझे एक सच्चे और ईमानदार शौहर की तलाश थी और अल्लाह ने मुझे आपसे मिला दिया और मुझे विश्वास है आप मुझे धोखा नहीं देंगे। डरा हुआ नागेंद्र क्या करता, भीगी बिल्ली की तरह लैला की हाँ में हाँ मिलाता रहा। रात जब दोनों सो जाते हैं तब नागेंद्र पैसों और सिक्कों को चुराने के लिए उठ जाता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि लैला चालाक रहती है। पहले ही पैसों और सिक्कों को बैग से निकालकर अपने पास रख लेती है। बेचारा क्या करता,
वह अपना पेटी उठाता है और वहां से निकलने ही वाला होता है कि एक सोने का सिक्का लैला के पास से जमीन पर गिरता है। वह वही सिक्का लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इधर मुस्लिम सामूहिक निकाह की खबर पेपर में छप जाती है, जिसमें नागेंद्र और लैला का फोटो होता है। यह खबर उस पागल लड़की लिली के पुलिस भाई तक पहुंच जाती है। इसके आगे क्या हुआ, ये जानने से पहले दोस्तों एक लाइक तो इस स्टोरी के लिए बनता है। आगे बढ़ते हैं। खबर मिलते ही लिली का भाई नागेंद्र को खोजते हुए सोमन के दोस्त बशीर तक पहुंच जाता है। शुरू में वह बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब लिली का भाई सख्ती से पेश आता है तो बशीर पूरा सच उगल देता है। वह बता देता है कि पैसों के लालच में उसने ये शादी सोमन के दोस्त से कराई थी। अब वो दूसरे गांव चले गए हैं। इधर सोमन अपने नाटक कंपनी से नागेंद्र के झूठे माँ बाप लेकर एक ब्राह्मण परिवार में आता है, जहां एक 21 साल की लड़की सावित्री अपनी सौतेली माँ और पिता के साथ अपनी 2 छोटी सौतेली बहन के साथ रहती है। सावित्री अपने कॉलेज के एक युवा टीचर से प्रेम कर बैठती है। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जिसके चलते सावित्री प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बात का पता चलते ही उसका प्रेमी उसे धोखा दे देता है और वह कॉलेज ही छोड़कर चला जाता है। यह बात उसके घर में पता चलती है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती, जिसके कारण वो अपनी सौतेली माँ और पिता पर बोझ बन गई है। सोमन नागेंद्र की शादी दहेज और जेवर की शर्त में उस लड़की से करा देता है। नागेंद्र रात होते ही अपनी पेटी में दहेज के रखे जेवर को लेकर घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहता है। तभी उसकी नजर सावित्री पे पड़ती है। सावित्री अपने से बड़े उम्र के लड़के से शादी और बिन ब्याहे माँ बनने के गम में आत्महत्या करने की कोशिश करती है। नागेंद्र उसे ऐसा करने से रोक लेता है। इसके बाद सावित्री खुद ही नागेंद्र को वहां से भगाने में उसकी मदद करती है। नागेंद्र अपनी जरूरत के जितना जेवर लेकर बाकी जेवर सावित्री को लौटा देता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो पहुंचते हैं अगले गांव। यहाँ का तो कुछ अजीब ही किस्सा होता है। गांव के लड़के चंदा नाम की लड़की की शादी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं और इस चंदा का होने वाला दूल्हा अपने नागेंद्र भाई साहब होते हैं। नागेंद्र और सोमन को लेने के लिए गांव के ही लड़के जाते हैं, जहां सोमन नागेंद्र का परिचय सूर्यकांत के नाम से कराता है। वो लड़के उन्हें बढ़िया खाना और रहने की व्यवस्था भी कराते हैं। वैसे तो सोमन उन दोनों की शादी 2 दिन के भीतर करना चाहता है, पर किसी कारणवश गांव के लड़के शादी 4 दिन बाद करने की विनती सोमन से करते हैं। सोमन नहीं मानता, पर लड़कों के बार बार रिक्वेस्ट करने और 4 दिनों के खाने और रहने की व्यवस्था की शर्त पर सोमन 4 दिन बाद शादी करने के लिए राजी हो जाता है। होटल का मालिक चंदा के लिए अपनी तरफ से उनके लिए खाना और रहना फ्री कर देता है। यहाँ तक शादी कराने वाला पंडित भी अपनी तरफ से शादी के लिए चंदा देता है। वह लड़के चंदा के पैसों को इकट्ठा कर कुछ और नहीं बल्कि सोमन को लाकर दे जाते हैं और सोमन उन्हें पूरे पैसे जल्द से जल्द देने की बात कहता है, नहीं तो शादी कैंसिल करने की धमकी देता है। इधर एक बाजारू औरत नागेंद्र को देखकर उसे अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करती है। नागेंद्र उसकी हरकतों से घबरा जाता है। तभी सोमन और गांव के लड़के नागेंद्र को बताते हैं कि यही चंदा है जिसकी शादी तुम्हारे साथ होने वाली है। माजरा ये है कि चंदा एक प्रोस्टिट्यूट है, जिसके पूरे गांव के छोटे से लेकर बड़े से बड़ा आदमी उसके ग्राहक होते हैं और चंदा की इच्छा से बड़ी मुश्किल से एक दूल्हा ढूंढकर वो सभी मिलकर उसकी शादी कराते हैं। गांव वालों के शर्त अनुसार नागेंद्र को चंदा के साथ शादी के बाद गांव में 1 महीना रुकना पड़ता है, जिसके कारण शादी के बाद भी चंदा के घर उसके ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है। नागेंद्र हर बार की तरह इस बार भी रात में चंदा की अलमारी से रुपए चुराकर सोमन के साथ वहां से भाग जाता है। इधर लिली का भाई उन दोनों को ढूंढते हुए उस लॉज तक पहुंच जाता है जहां वो पिछले गांव में रुके थे, जहां लिली के भाई को उनके यहाँ होने का पता चलता है। नागेंद्र और सोमन रात जब गांव से बाहर जाने के लिए नाव के पास पहुंचते हैं, तभी उस नाव में उन दोनों का सामना लिली के भाई से हो जाता है। दोनों जैसे तैसे खुद को बचाते वहां से भागते हैं। लिली का भाई उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ ही लेता है, पर उसके हाथ सोमन का बैग ही आता है और वो दोनों उससे बचकर निकल जाते हैं। नागेंद्र डर जाता है और अपने दोस्त पर गुस्सा करता है, तूने मुझे बुरी तरह फंसा दिया, अब मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सोमन उसे समझाते हुए कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है, अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते,
वीजा के लिए जिसे भी धोखा देना पड़ेगा हम देंगे। और फिर वो अपने आखिरी शिकार की तरफ बढ़ जाते हैं। इस बार सोमन नागेंद्र को एक घर ले जाता है जहां एक कैंसर से पीड़ित आदमी अपनी सुंदर सी बेटी मौली का जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। शादी की बातचीत चलती है और लड़की का पिता शादी के लिए राजी हो जाता है। 5 लड़कियों को धोखा देने के बाद नागेंद्र को महसूस होता है कि उसने अपने स्वार्थ के लिए उन सभी को धोखा दिया। वह सोचता है इस बार वो बीमार बाप को और उस बेकसूर लड़की मौली को धोखा नहीं देगा। नागेंद्र के इस फैसले से सोमन को बहुत बुरा लगता है। वह कहता है कि तेरे सपनों को पूरा करने के लिए मैंने सभी अपने पहचान वाले को धोखा दिया और आज तू बड़ा ईमानदार बन रहा है। दोस्तों, सिचुएशन थोड़ी गंभीर हो जाती है। सोमन कहता है अगर ऐसा ही था तो तूने पहला ही शादी क्यों किया? तेरे नाम से मैं धोखेबाज बन गया। सोमन बोतल तोड़कर नागेंद्र को उससे वहीं खत्म कर देने को कहता है। नागेंद्र को मजबूरी में सोमन के आगे झुकना पड़ता है और वो मौली से शादी कर लेता है। शादी की पहली रात कभी न पीने वाला नागेंद्र बहुत ज्यादा नशे में होता है और उसी हालत में वह मौली को सब कुछ सच सच बताने के लिए चला जाता है। सोमन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वह नहीं रुकता। मौली नागेंद्र के इंतजार में बैठी होती है। नागेंद्र को नशे के हालत में देखकर थोड़ी घबरा जाती है। नागेंद्र के चेहरे से उसे लगता है कि वह उससे या उनके पिता की किसी बात से नाराज है। इसके लिए वो नागेंद्र से माफी भी मांगती है और जिस गहनों और रुपयों के लिए वो शादी किया होता है मौली उसे उसी वक्त गहनों का बक्सा दे देती है। ये सब देखकर नागेंद्र को और भी बुरा लगता है और आखिरकार वो मौली को अपने इस शादी का इरादा और इससे पहले की 5 लड़कियों को धोखा देने की कहानी बताता है। यह सुनकर भोली भाली मौली के होश उड़ जाते हैं। मौली को दुख होता है कि जीवन के अंतिम दिन गिन रहे उसके बीमार पिता को ये पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी। नागेंद्र मौली से माफी मांगता है और कहता है इसका मुझे तुम जो भी सजा दोगी मुझे स्वीकार होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद और अपने पिता के अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए नागेंद्र के सामने मौली एक शर्त रखती है कि अगर वो उसे धोखा नहीं देगा तो हर कदम में उसका साथ देगी और वो सब कुछ भुला के किसी अजनबी गांव में जाकर उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर लेगी। नागेंद्र को वैसे ही अपने किए पर पछतावा होता है और मौली को वो धोखा नहीं देना चाहता था। वह मौली को वचन देता है कि उसे धोखा नहीं देगा और उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। दोनों सो जाते हैं और अब आता है क्लाइमेक्स का सीन। तो दोस्तों, यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं तो कहानी आपको जरूर पसंद आ रही है। तो अपने जज्बातों को अपने तक मत रखो और फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। तो चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, सुबह होती है और नागेंद्र अपने वादे के अनुसार मौली को धोखा नहीं देता। वह उठकर देखता है तो मौली कमरे में नहीं होती। उसे ढूंढता हुआ वो कमरे के बाहर जाता है पर वहां भी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वह वापस दौड़ते हुए कमरे में जाता है और अलमारी से मौली के पिता द्वारा दिए गहनों के बक्से को खोलकर देखता है पर वह बक्सा खाली होता है। नागेंद्र की दिल की धड़कन बढ़ जाती है और तुरंत वह अपनी पेटी में रखे पैसों के बक्से को चेक करता है और फिर नागेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके जमा किए हुए रुपए और गहनों का बक्सा भी खाली रहता है। इस बार नागेंद्र का पासा उल्टा पड़ जाता है। 5 लड़कियों को धोखा देने वाला नागेंद्र इस बार खुद ही ऐसे धोखा खा जाता है कि उसके सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। पर क्या यही इस कहानी का अंत है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसके बाद वो अपने दोस्त सोमन के पास जाता ही रहता है कि दरवाजे पर लीली का भाई पहुंच जाता है। नागेंद्र के पास अब उससे बचने का कोई रास्ता नहीं होता। लिली का भाई पिछली बार जब उन दोनों का पीछा कर रहा होता है तो उसके हाथ सोमन का बैग लग जाता है। जब वह बैग को चेक करता है तो उसे सोमन के नाटक कंपनी का एड्रेस मिलता है जहां उसे सोमन की असलियत का पता चलता है। वह एक फोटो नागेंद्र को दिखाता है जिसे देखकर नागेंद्र चारों खाने चित्त हो जाता है। फोटो सोमन और उसकी बीवी की होती है और उसकी बीवी कोई और नहीं, नागेंद्र को धोखा देने वाली मौली होती है। लिली का भाई नागेंद्र को बताता है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया है। यह तस्वीर 2 साल पहले खींची गई थी। सोमन अक्सर यहाँ अपनी बीवी मौली से मिलने आता था और आज सुबह ही गांव वालों ने उन दोनों को बस में जाते देखा और मौली का बीमार बाप उसके ही नाटक कंपनी का एक आदमी था। इसके बाद लिली का भाई नागेंद्र को अपने साथ अपने खेतों की तरफ ले जाता है जहां उसकी 5 बीवियां मौजूद होती है।
और ये सीजन यहीं समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और अगर इसका सीजन 2 बनता है तो कहानी किस तरह आगे बढ़ सकती है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की मजेदार फिल्मी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे फिर नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।